लगभग 1600 साल पहले भारत में एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी जहां 10,000 छात्र और 2,000 शिक्षक बिना एक भी पैसा दिए शिक्षा लेते थे। नाम था नालंदा, एक ऐसा ज्ञान का मंदिर जहां दुनिया भर से लोग पढ़ने आते थे। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि उस यूनिवर्सिटी को जला दिया गया? और जिसने जलाया उसका नाम हमारे इतिहास की किताबों में क्यों नहीं है? खिलजी को नालंदा यूनिवर्सिटी से डर क्यों लगा? क्या उसे विद्वानों के प्रभाव से खतरा महसूस हुआ था? क्या उसने सिर्फ धार्मिक नफरत के कारण इतनी बड़ी लाइब्रेरी जला दी? जो लाइब्रेरी 3 महीने तक जलती रही, उसमें ऐसी कौन सी किताबें थीं? इस वीडियो में आप जानेंगे नालंदा यूनिवर्सिटी का इतिहास, कैसे इसे बनाया गया, इसने दुनिया को क्या दिया और कैसे एक इंसान के फैसले ने भारत की सबसे बड़ी ज्ञान की विरासत को राख में बदल दिया। अरे सुन, नालंदा यूनिवर्सिटी को गुप्त सम्राट कुमार गुप्त ने बनवाया था 427 ईस्वी में, मतलब 5 सेंचुरी में। और ये यूनिवर्सिटी उस टाइम के मगध राज्य में थी, जो आज के टाइम में बिहार में आता है, राजगीर नाम की जगह पे। लेकिन एक बात समझ नहीं आती यार, इतने बड़े भारत में से राजगीर को ही क्यों चुना नालंदा बनाने के लिए? क्या खास था वहां? कुछ तो सोच के किया होगा ना। देख, राजगीर एक पवित्र बौद्ध स्थल था। खुद गौतम बुद्ध ने वहां कई साल बिताए थे। वहां उपदेश देते थे, ध्यान करते थे। और वैसे भी वहां पहले से ही एक छोटा मोटा एजुकेशन सिस्टम चल रहा था। ऊपर से राजगीर मगध में ही आता था, जो उस टाइम गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है, कुमार गुप्त ने नालंदा यूनिवर्सिटी बनवाने का फैसला क्यों लिया? उन्हें इससे क्या फायदा था? आखिर उनके दिमाग में क्या चल रहा था यार? कुमार गुप्त पर बौद्ध और हिंदू एजुकेशन का काफी असर था यार। उस टाइम पर भारत वैसे भी नॉलेज का सेंटर था, मतलब पूरे वर्ल्ड के लोग यहाँ पढ़ाई के लिए आते थे। और टैक्सिला जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी भी पहले से थी, लेकिन वो भी इसी सदी में तबाह हो गई थी। शायद इसी वजह से कुमार गुप्त ने सोचा होगा, अब नालंदा यूनिवर्सिटी बनानी चाहिए, कुछ ऐसा जो टैक्सिला की तरह हो या उससे भी बड़ा। नालंदा को सिर्फ बौद्ध फिलॉसफी के लिए नहीं, बल्कि एक एडवांस्ड लर्निंग सेंटर के तौर पर बनाया गया था, जहां लॉजिक, ग्रामर, आयुर्वेद, गणित, एस्ट्रोनॉमी और वेदों तक की पढ़ाई होती थी यार। अब देखना, 5वीं शताब्दी में ही इंडिया का एजुकेशन सिस्टम इतना एडवांस था, और वो भी जब दुनिया के बाकी हिस्सों को इसका आधा भी नहीं पता था। फिर भी फॉरेनर्स को इंडिया पसंद नहीं था। पता है क्यों? क्योंकि वो इंडिया की ग्रोथ और नॉलेज को हजम नहीं कर पाते थे। और सच कहूं ना, आज भी कुछ लोग इंडिया को लेकर वही निगेटिव सोच रखते हैं, जैसे तब भी जलते थे, अब भी जलते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी को एक रेसिडेंशियल इंस्टीट्यूट के तौर पर डिजाइन किया गया था, जहां स्टूडेंट्स को पढ़ाई, रहने और खाने की सारी चीजें फ्री में दी जाती थीं। सोच के देख, उस टाइम इस यूनिवर्सिटी में 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स और 2,000 टीचर्स रहते थे। और वहां पढ़ने वाले स्टूडेंट्स में खुद चीनी स्कॉलर शुआनजांग और यीजिंग जैसे लोग शामिल थे। और पढ़ाने वाले शीलभद्र, धर्मपाल जैसे लीजेंड टीचर्स। यार, ये कोई मामूली लोग नहीं थे, इनका नाम पूरी दुनिया में फैला। असली बात यह है कि नालंदा यूनिवर्सिटी से निकली नॉलेज सिर्फ इंडिया में नहीं, बल्कि एशिया के कई हिस्सों में फैल चुकी थी। तो अब सवाल ये उठता है, कुमार गुप्त को इससे क्या मिला? क्या फायदा था उन्हें इतना बड़ा इंस्टीट्यूट खड़ा करने का? कुमार गुप्त का सपना था कि इंडिया पूरी दुनिया का एक नॉलेज और कल्चर का सेंटर बने। और सच में यार, नालंदा एक ऐसा जलता हुआ दिया बन गया था, जहां दूर दूर से स्टूडेंट्स आते थे, चीन से, कोरिया, जापान, तिब्बत, साउथ ईस्ट एशिया तक से। अब सोच के देख, 10,000 स्टूडेंट्स को फ्री एजुकेशन, फ्री रहना, फ्री खाना, इतने लोगों के लिए हर दिन का खर्चा। तू ही बता, इतना पैसा कहां से आता होगा? नालंदा यूनिवर्सिटी ये सब मैनेज कैसे करती थी? है ना शॉकिंग बात? कुमार गुप्त ने नालंदा यूनिवर्सिटी के लिए जमीन दान की थी, बिल्डिंग्स बनाने के लिए पैसा दिया था और एडमिन का पूरा सपोर्ट भी किया था। उन्होंने तो इतना आगे सोचा था कि यूनिवर्सिटी किसी पर डिपेंड ना रहे, इसलिए कुछ गांवों की कमाई का टैक्स सीधे नालंदा को चला जाता था, ताकि यूनिवर्सिटी अपना खर्च खुद उठा सके। और सिर्फ वही नहीं यार, बहुत सारे भारतीय राजाओं ने और यहाँ तक कि विदेशी राजाओं ने भी यूनिवर्सिटी को डोनेशन दिए थे। स्टूडेंट्स तक पढ़ाई के बाद कुछ ना कुछ गिफ्ट करके जाते थे। इतना प्यार और सम्मान था इस जगह के लिए।
और ऐसे में नालंदा यूनिवर्सिटी सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक जीवित परंपरा बन गई थी, एक चलता फिरता ज्ञान का समुंदर। अब सोच के देख, इतनी समृद्ध यूनिवर्सिटी को आखिर किसने बर्बाद किया, क्यों किया, और वो कौन था जिसने इसे जला डाला, मिटा दिया। नालंदा यूनिवर्सिटी पूरी तरह से बर्बाद होने से पहले 2 बार अटैक का शिकार हो चुकी थी। पहली बार 5वीं शताब्दी में जब राजा स्कंदगुप्त ने उसे दोबारा खड़ा किया। दूसरी बार 7वीं शताब्दी में जब सम्राट हर्षवर्धन ने फिर से यूनिवर्सिटी को संभाला, उसे नई जान दी। हर बार जब नालंदा गिरने वाली थी, कोई ना कोई राजा, कोई ना कोई रक्षक सामने आ जाता था। लेकिन अब जो होने वाला था, ये कहानी की असली शुरुआत है। अब शुरू होती है वो सच्चाई जो आज भी सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 1191 ये वही साल था जब खिलजी कबीले का एक जनरल मोहम्मद बख्तियार खिलजी अफगानिस्तान से अपनी सेना लेकर इंडिया पर हमला करता है। पहले वो ईस्टर्न किंगडम्स को निशाना बनाता है और धीरे धीरे सबको अपने कब्जे में ले लेता है। उसके बाद उसकी नजर पड़ती है मगध पर, यानी आज के बिहार पर, और वहीं से शुरू होता है नालंदा की तरफ उसका कूच। लेकिन तभी अचानक खिलजी को एक अजीब सी बीमारी लग जाती है। उसके सारे हकीम, वैद्य, डॉक्टर बुलाए जाते हैं, लेकिन कोई उसका इलाज नहीं कर पाता। आखिर में किसी ने सुझाव दिया, नालंदा यूनिवर्सिटी से किसी विद्वान वैद्य को बुलाओ, वही शायद तुम्हारा इलाज कर सके। खिलजी के पास कोई चारा नहीं बचा। वो नालंदा के डॉक्टर को बुलवाता है, लेकिन डॉक्टर एक शर्त रखता है, मैं तुम्हें कोई दवा नहीं दूंगा, तुम्हें सिर्फ एक किताब पढ़नी होगी और खुद ठीक होना होगा। अगली सुबह डॉक्टर एक किताब खिलजी को सौंपता है और वो किताब थी कुरान। खिलजी कुरान पढ़ना शुरू करता है और धीरे धीरे उसकी तबीयत ठीक होने लगती है। हैरान होकर वो डॉक्टर से पूछता है, मैंने कुरान कितनी बार पढ़ी है, कभी ठीक नहीं हुआ, अब कैसे हो गया? डॉक्टर सिर्फ मुस्कुराता है और कहता है, इस बार जो कुरान तुमने पढ़ी, उसके हर पन्ने पर मैंने दवा लगा रखी थी। जब तुम उसे पढ़ रहे थे, दवा धीरे धीरे तुम्हारे शरीर में समा गई। इतना कहकर वो चुपचाप वहां से चला जाता है। खिलजी और उसके साथियों का अगला कदम इतना चौंकाने वाला था कि यकीन करना मुश्किल है। जिन भिक्षुओं ने उसे ठीक किया था, जिन लोगों ने उसे बिना किसी नफरत के मदद दी, उन्हीं के खिलाफ खिलजी ने आदेश दिया, नालंदा यूनिवर्सिटी को पूरी तरह से नष्ट कर दो। क्यों? कई कहानियां कहती हैं कि खिलजी को नालंदा एक खतरे की तरह लगती थी, बौद्ध धर्म का एक ऐसा गढ़ जो उसके विश्वासों के खिलाफ था। उसके सलाहकारों ने भी शायद कहा होगा, इतना ताकतवर ज्ञान का केंद्र बगावत को जन्म दे सकता है। कुछ लोग मानते हैं कि वो धर्म की नफरत से अंधा हो गया था। कुछ कहते हैं कि उसे उन स्कॉलर्स की राजनीतिक ताकत से डर लगने लगा था। जो भी वजह रही हो, उसके सैनिकों ने लाइब्रेरी में आग लगा दी, मंदिरों को तोड़ डाला और भिक्षुओं को मार डाला। कहा जाता है कि नालंदा की लाइब्रेरी में इतनी किताबें थीं कि वो आग 3 महीने तक जलती रही। विज्ञान, आयुर्वेद, ज्योतिष, गणित, दर्शन, हजारों अनमोल ग्रंथ हमेशा के लिए राख बन गए। वो सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं जली थी यार, वो पूरे भारत की जलती हुई याददाश्त थी। और हमें आज भी उस धुएं की गंध महसूस होती है हर बार जब हम पूछते हैं, इतना महान ज्ञान आखिर क्यों मिटा दिया गया? नालंदा सिर्फ मिट्टी में दबी हुई ईंटें नहीं है, वो हमारे अतीत की चीख है और भविष्य का सवाल भी। अगर तुम्हें लगता है कि ऐसे इतिहास को सब तक पहुंचना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करो, अपनी राय कमेंट में जरूर बताओ और ऐसे ही कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलो।